हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मॉर्निंग में जो वीडियो अपलोड होता है वो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय होता है। उसके बाद एक दूसरा जो वीडियो अपलोड होता है वो जनसत्ता का राष्ट्रीय संस्करण का संपादकीय होता है। तो दोस्तों चलते हैं आगे, शुरू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन वाक्यों की तरफ चलते हैं जिनमें वो खूबत क्षमता होती है आपको मोटिवेट कर सके। और दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो जीएस स्टडी 94 के नाम से बना हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। और कुछ भी अगर आपको चाहिए उससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा, स्वार्थ भाव के मिटते ही चित्त शुद्ध होने लगता है। आज आप देख सकते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया है। आपका जो पड़ोसी है खाने के लिए मर रहा है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेलिब्रेशन रख देते हैं, हाँ भाई सही है, मर जाए, ख़त्म हो जाए। तो इस तरह की भावना जब तक आपके अंदर रहेगी, दूसरों से जलने की, दूसरे जब पीड़ा में हो आपको खुशी मिले, तो ऐसे में दोस्तों ये जो है ना, ये ज़्यादा दिन तक आपको बचा नहीं पाएगी। यदि आपको एक अच्छा जीवन जीना है, आपका जो चित्त हो हमेशा अच्छा हो, दिमाग हो, मन हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो स्वार्थ भाव है। स्वार्थ भाव का एक तरह से बहुत व्यापक डेफिनेशन आप तमाम तरह की चीज़ें ले सकते हैं। कभी आप किसी से मिलना भी जुलना बस अपना स्वार्थ तक ही देखते हैं, किसी से बातचीत भी करना हो तो अपने ही स्वार्थ तक। जैसे ही उसको किसी बात का सहयोग चाहिए उसके बाद आपने मुंह फेर लिया क्योंकि आपका स्वार्थ निकल गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जब तक त्यागेंगे नहीं तब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा। अब बात करते हैं उत्पादन संघ मांग बढ़ाने का रास्ता। ठीक, क्योंकि कोरोना की वजह से जो समस्या हमारे सामने आई, हमारे भारत जैसे देश के सामने, अब जो तमाम तरह के जो एक्सपर्ट हैं अपने अपने सुझाव दे रहे हैं कि क्या किया जाए कि उत्पादन संघ मांग भी बढ़ाया जाए। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो परचेजिंग पावर होता है ये किस पर निर्भर होता है? इकोनॉमी पे। और जब हमारे देश के नागरिकों के पास पैसा ही नहीं रहेगा, जब उनके पास जॉब ही नहीं है, पूरी तरह से जो काम काज है ठप है, जब उनके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो मांग कहाँ से बढ़ेगी? आप ही बताइए। पैसा रहेगा जब किसी के पास तब ने खाएगा पनीर, शाही पनीर। जब नहीं रहेगा तो क्या करेगा? वही दाल चावल बेचारा खाएगा। तो चलते हैं इनका सुझाव इससे रिलेटेड क्या है, मिस डॉक्टर भरत झुंझुनवाला का। बहुत अच्छे स्कॉलर हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे, आर्थिक गतिविधि का मूल चक्र उत्पादन से शुरू होता है। याद रखिएगा, उत्पादन से श्रमिक को वेतन मिलता है, उस वेतन से वह बाजार से माल खरीदता है, उस माल के बिकने से उद्यमी पुनः निवेश करता है। आप छोटा सा एक बात याद रखिएगा, आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो आपका जो उद्देश्य होगा कि ये जैसे ही बिकेगा उसके बाद जो आपने दूसरा कुछ काम अपने दिमाग में रखा या उसकी एक्सपेंशन के बारे में। जैसे कोई भी अगर है 10 मुर्गी अगर आज बेचता है, ठीक है, अगर उसने देखा कि मुझे मुनाफा भी हुआ और इसकी मांग बढ़ रही है, तो हो सकता कि अगली सुबह या अगले दिन वो 10 मुर्गी की जगह 15 मुर्गी या 20 मुर्गी लेकर आएगा, क्योंकि उसे लाभ के साथ साथ ये भी उसे मिला कि भैया जो है कि इस प्रोडक्ट की तेज़ी से मांग बढ़ रही है। यह चक्र इस समय टूट गया, उत्पादन बंद है, श्रमिक को वेतन नहीं मिला, बाजार में मांग शून्य प्राय है। इस चक्र को पुनः चालू करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि हम पहले उत्पादन शुरू करें, उद्योगों को टैक्स में छूट दें, जैसा कि CII और एसोचैम जैसी संस्थाओं ने कहा है। इसमें समस्या यह है कि यदि बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन शुरू कर भी दिया गया तो उनके द्वारा कम संख्या में ही श्रमिकों को रोजगार दिया जाता है। फलस्वरूप आम आदमी के पास क्रय शक्ति कम ही रहेगी और बाजार की मांग भी कम उत्पन्न होगी। वर्तमान में कार और बाइक इत्यादि बिना बिके शोरूम में हैं। बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादन बढ़ाने से शोरूम के स्टॉक में वृद्धि हो भी जाए तो भी मूल आर्थिक चक्र स्थापित नहीं होगा। जैसे बीमार के सामने भोजन परोसने से उसका रोग ठीक नहीं होता। यदि हम इस चक्र को वेतन से शुरू करें तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यदि हम छोटे उद्योगों को बढ़ावा दें जिनके द्वारा अधिक संख्या में रोजगार उत्पन्न किए जाते हैं तो उनके द्वारा दिए गए वेतन से बाजार में मांग बढ़ेगी। इस मांग से बड़े उद्योगों का माल भी बिकने लगेगा, मांग उत्पादन हो जाएगी तो छोटा उद्यमी भी किसी प्रकार से उत्पादन शुरू करने को रकम जुटा ही लेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं बाजार एक दूसरे से किस प्रकार से निर्भर है, एक चैन है।
ठीक है। यदि चैन कहीं से भी, बीच से, शुरू से, अंत से, कहीं से भी अगर डिस्टर्ब होता है तो उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा, और उसकी खामियाजा आज हमारा देश जो है भुगत रहा है। हमारा देश से क्या दोस्तों, पूरा वैश्विक जगत भुगत रहा है इस चीज़ को। आप एक चीज़ याद करिएगा। तो कुछ जो बड़े बड़े स्कॉलर वो कह रहे हैं भारत की इकॉनमी ध्वस्त हो जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगी। ये याद रखिएगा, ये वैश्विक आर्थिक मंदी है। यदि इससे कोई निजात दिला सकता है तो एक ही सेक्टर है, एग्रीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, ऐसे तमाम तरह के वो उन चीज़ों पर सरकार को, राज्य सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए जो चीज़ें किसानों से, मजदूरों से रिलेटेड हो। आपको बता दें कि यदि आज जो लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन हुए हैं, यदि उन्हें सही तकनीकी विकसित तकनीकी के साथ उनको खेती कराई जाए, बागवानी कराई जाए, मछली उत्पादन कराया जाए, पोल्ट्री फार्म लगवाया जाए, सुअर पालन कराया जाए, बकरा पालन कराया जाए, तो इसमें वो अच्छा पैसा कमा सकते हैं और भारत जैसे देश के आर्थिक गतिविधियों को काफ़ी हद तक वो नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है, जब कोई भी देश बुरी तरह से उसका आर्थिक जो है ह्रास हुआ है, गिरा है, तो उसे अगर किसी ने बचाया है तो, या छोटे उद्योग जो हैं या फिर किसानों ने बचाया। क्योंकि दोस्तों बड़े उद्योगों के पास इतनी पूंजी ही नहीं रहती है, ना सरकार दे पाएगी, ठीक है। तो छोटे उद्योग क्या है कि इधर उधर से इकट्ठा करके अपने आप को स्टार्ट कर देते हैं। मांग उत्पन्न करने का एक उपाय यह बताया जा रहा है कि बुनियादी संरचना जैसे बिजली, हाईवे इत्यादि में सरकारी निवेश बढ़ाया जाए। यह सफल नहीं होगा क्योंकि इस समय हाईवे पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या कम होने से अर्थव्यवस्था में गति नहीं आएगी। ये एकदम सही बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज हमें ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, नहीं, पहले अपने देश में जो पहले से ही संसाधन हमारे पास पड़े हैं उनको गति देने की, उसको बल देने की। ये नहीं कि कोई नया काम फिर लगा दें, उसके बाद उसमें तमाम तरह के पैसों की ज़रूरत है, जैसा कि आपको पता पैसा हमारे देश में है नहीं। दूसरा विचाराधीन उपाय है कि बड़े उद्योगों को टैक्स में छूट दी जाए। इसमें समस्या यह कि बड़े उद्योगों द्वारा श्रम का उपयोग कम होता है, इसलिए उनके द्वारा उत्पादन करने से पर्याप्त मांग उत्पन्न नहीं होगी। तीसरा विचाराधीन उपाय है कि सरकार द्वारा कल्याणकारी खर्च बढ़ाया जाए, जैसे वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन और महिलाओं को हर महीने अग्रिम राशि देने का निर्णय लिया गया। यह सही दिशा में है, लेकिन इस खर्च द्वारा भी उत्पादन के चक्र का स्थापित होना ज़रूरी नहीं है। यदि वरिष्ठ नागरिक को 1000 रुपये पेंशन में मिले और उसने बाजार से बड़ी फैक्ट्री द्वारा निर्मित कपड़ा खरीद लिया तो उसे आराम मिला, लेकिन अगर बड़ी फैक्ट्री द्वारा वेतन नहीं बांटे गए तो दोबारा मांग उत्पन्न नहीं होगी और उत्पादन का चक्र स्थापित नहीं होगा। इन कल्याणकारी खर्चों के साथ यदि चौथा कदम उठाया जाए तो अर्थव्यवस्था गति पकड़ सकती है। चौथा कदम छोटे उद्योगों को जीएसटी में भारी राहत देने और साथ ही आयात कर बढ़ाने का। इसका परिणाम यह होगा कि सरकार का राजस्व पूर्ववत रहेगा। आयात कर में वृद्धि से जितनी रकम उपलब्ध होगी उतनी छोटे उद्योगों को जीएसटी में राहत से हानि होगी। अंतर यह होगा कि छोटे उद्योगों द्वारा निर्मित कपड़ा सस्ता पड़ेगा। वरिष्ठ नागरिकों द्वारा पेंशन से उनके द्वारा निर्मित कपड़ा खरीदा जाएगा। छोटे उद्योगों द्वारा वेतन दिए जाएंगे और उस वेतन से बड़े उद्योगों द्वारा निर्मित बाइक और कार भी बिकने लगेंगी। मैं बार बार कहता हूँ कि आप देखते होंगे भारत जैसे देश में जो नॉर्मल बाइक होती हैं, स्पोर्ट बाइक तो 10-15 लोग ही देख सकते हैं। अभी आप अपने आसपास के जो बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी नहीं, वहाँ पे देख लीजिए कितने स्पोर्ट बाइक हैं। सबसे ज़्यादा जो मांग है दोस्तों वो नॉर्मल बाइक्स की हैं, ठीक है, चाहे टीवीएस हो, हीरो होंडा कंपनी को हो, ठीक है, पल्सर है, अपाचे है, इस तमाम तरह की गाड़ियाँ आजकल बिक रही हैं। तो ये कौन ले रहा है? एक मध्यम वर्गीय परिवार ले रहा है, एक मजदूर भी ले रहा है, आज किसान भी ले रहा है। तो कब लेगा? जब उसके पास पैसा रहेगा। तो कहीं न कहीं वो जो निर्भर है उन कंपनियों के ऊपर जहाँ पर वो कार्यरत था और जहाँ पर उसके काम का उसे दाम मिलता था। यदि वो किसी अन्य सेक्टर की तलाश में जाएगा तो हो सकता है उस तरह का उसे पैसा ना मिले, जिस वजह से वो अवसाद में चला जाए और घर ही चलाना मुश्किल होगा तो गाड़ी कहाँ से लेगा। तो इसके लिए भी सरकार को देखना चाहिए कि जिस तरह से कंपनियां भारी लापरवाही कर रही हैं, 10 लोगों का काम 2 बंदे से करवा रही हैं, ये भारत में बहुत पहले से किया जा रहा है। यदि हमारे देश के जो नागरिक हैं
जो मज़दूर हैं, जो काम करते हैं, यही काम जब वो विदेशों में जाकर करते हैं तो दोस्तों उनको अच्छा खासा उनके काम का दाम मिलता है। पर हमारे देश में तमाम तरह के कानून बने हैं पर उनका कोई किसी को डर नहीं है। आप देख सकते होंगे वो काम बेचारा कितना करता है, उसको मिलता कितना, 10,000 15,000। 10,000 15,000 से किस कौन अपना परिवार जिला खिला लेगा, आप सबको पता है। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन सही दिशा में होते हुए भी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने देश के प्रत्येक नागरिक को $1,000 का चेक सीधे भेज दिया है। इसी प्रकार के उपयोग अन्य देशों द्वारा भी किए जा रहे हैं। अपने देश में करीब 30 करोड़ परिवार हैं। यदि प्रत्येक परिवार को 3 माह तक 5,000 रुपये प्रति माह सीधे दिए जाएं तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च बैठेगा। मेरे अनुमान से लॉकडाउन के कारण राजस्व में गिरावट के चलते सरकार के घाटे में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। लगभग 5 लाख करोड़ रुपए सीधे वितरण के लिए भी चाहिए होंगे। कई विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान संकट के समय वित्तीय घाटे को देश की आय के 10% तक बढ़ने दिया जा सकता है। देश की वर्तमान आय लगभग 200 लाख करोड़ रुपए है, इसलिए वित्तीय घाटे को वर्तमान के लगभग 7 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ तक बढ़ने दिया जा सकता है, लेकिन तत्काल इस रकम तक जाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में सरकार यदि केवल 7 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज ले और इसमें से 5 लाख करोड़ रुपए परिवार को सीधे बांट दे, काश बांट दीजिए कई लोग तो खुश हो गए होंगे। तो बाजार में कपड़े, कागज, जूते इत्यादि की मांग उत्पन्न होगी। सरकार की राजनीतिक लाभ होगा और आम आदमी को बड़ी राहत भी मिलेगी। इसके बाद यदि यह मांग छोटे उद्योगों द्वारा आपूर्ति की गई तो फिर पुनः बड़ी संख्या में लोगों को वेतन मिलेगा और अर्थव्यवस्था चल निकलेगी। लेकिन यही मांग बड़े उद्योगों द्वारा पूरी की गई तो दोबारा चक्र नहीं बनेगा, क्योंकि उनके द्वारा श्रम का उपयोग कम किया जाता है। इस रकम को जुटाने का एक अन्य उपाय यह करना चाहिए कि ईंधन तेल पर आयात कर दुगना कर देना चाहिए। एक चीज़ आप लोग सोचिएगा, अपने अनुसार व्यवहारिक है। आप मुझे ये बताइए, यदि आपको नहीं, परिवार को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परिवार को देने की बात हो रही है। जो आपके परिवार का मुखिया होगा उसे 5,000 6,000 जो भी होता है सरकार के द्वारा यदि आपको दिया जाता है, तो आपको लगता है जो आपके परिवार के मुखिया हैं वो आपको पैसा देने के लिए भैया जाकर जूता ले ले, कपड़ा ले ले? नहीं, क्योंकि जो उनके सामने सबसे विकराल स्थिति अभी उत्पन्न हुई है, वो पहले ये सोचेंगे कि परिवार का भरण पोषण किया जाए, तमाम तरह के खाद्य सामग्री लाया जाए। ठीक है, तो ये आप अगर कहें कि खाद्य सामग्रियों जैसे सब्जी हुई, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हर किसान के घर पे सब्जी उग रही है। किसान भी जाकर बाज़ार से सब्जियां ले रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार भी जाके खरीद रहा है, जो जिसके पास नहीं वो चीज़ें मार्केट से खरीद रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा उछाल मुझे नहीं लगता कि आएगा। यदि आप ये कहते हैं परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जिनका भी अकाउंट है, सबके अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा, तब मैं एक चीज़ मान सकता हूँ कि इसमें तेज़ी आएगी, उछाल आएगा कि लड़कियाँ जाएंगी भाई ड्रेस लेंगी, क्योंकि वो अपना पैसा किसी को देने वाली नहीं है, और लड़के भी नहीं देंगे, कहेंगे भाई सबके खाते में आए तो हम क्यों दे पैसा। तो ये चीज़ है, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो मुझे नहीं लगता जो मुखिया है परिवार की 1 रुपया दे दें। अभी कच्चे तेल के दाम है कम, इस लाभ उठाते हुए पेट्रोल का दाम जो वर्तमान में लगभग 70 रुपये प्रति लीटर है, उसे बढ़ाकर 100 रुपये प्रति लीटर हो जाने देना चाहिए। ऐसा करने से सरकार को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष की आय हो सकती है। ये आप गलत बोल दे रहे हैं। 70 रुपये की प्रति ये कह रहे हैं कि 100 रुपया कर दिया जाए। इससे जानते हैं क्या होगा, लोग गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे, न तेल बिकेगा और अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, सरकार भी खतरे में आ जाएगी। ऐसे समय में जब पैसा नहीं है सरकार के पास, ठीक है, लोगों के पास, वह उसके बाद सरकार को आप इस तरह की बातें बता रहे हैं, तब सरकार को ऋण भी कम लेना पड़ेगा। तेल की कीमत में वृद्धि भी छोटे उद्योगों को राहत पहुंचाई, क्योंकि उनके द्वारा माल की ढुलाई कम की जाती है। अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सीधे रकम के वितरण से बाजार में मांग पैदा की जाए, तो उस मांग की आपूर्ति छोटे उद्योगों द्वारा की जाए, तब अधिक मात्रा में वेतन दिया जाएगा और पुनः मांग बनेगी। इन दोनों कार्यों को एक साथ में करने से अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। यदि सरकार ने ऋण लेकर बुनियादी संरचना बनाई अथवा बड़े उद्योगों को छूट दी तो यह चक्र स्थापित नहीं होगा। इसलिए सरकार को बड़े उद्योगों द्वारा की जा रही मांग पर सावधानी से विचार करना चाहिए। अब बात करते हैं सामाजिक समरसता पर आघात। ठीक है, देखते हैं अच्छे से।
अब ये देखिए लिखा है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद वैश्विक विचार विमर्श का निष्कर्ष था कि युद्ध मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेते हैं, अतः शांति और सुरक्षा की संरचना भी मनुष्य के मस्तिष्क में ही निर्मित होनी चाहिए। इसे संयुक्त राष्ट्र की विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के उन्नयन के लिए बनाई गई संस्था यूनेस्को का सूत्र वाक्य बनाया गया। सामान्य भाषा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उद्देश्य मनुष्य को हिंसा और युद्ध से हटकर शांति और सद्भावना की ओर अग्रसर करना था। तब यह भी माना गया कि विश्व शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए हर व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाना आवश्यक होगा। इस लक्ष्य में सभी देश आगे बढ़े, मगर धीरे धीरे यह भी सिद्ध हो रहा कि शिक्षा सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। यदि शिक्षा वास्तव में युवाओं का दृष्टिकोण परिवर्तन कर रही होती तो विश्व में कोई पढ़ा लिखा युवक आतंकी नहीं बनता। हिंसा, युद्ध, सुरक्षा, आतंकवाद, धर्मांधता जैसे अस्वीकार तत्व आज भी विश्व में करोड़ों लोगों को गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने से वंचित कर रहे हैं। ये चीज़ तो वास्तविकता है, इस चीज़ को आप मानिएगा। जो तमाम तरह के टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, कोई इंजीनियर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई स्कॉलर होता है, कोई फिलोसफर होता है, तो इस वजह से कहा जा सकता है कि शिक्षा तो दी जा रही है, पर शिक्षा का जो स्तर है, जो एक तरह से उन्माद फैलाया जा रहा है शिक्षा के माध्यम से, उसमें कट्टरता लाया जा रहा है, उसे धार्मिक रंग दिया जा रहा है, उसे जातिगत रंग दिया जा रहा है, जिस वजह से समाज में एक तनाव बढ़ता जा रहा है। लोगों के बीच एक नफरत सी फैल रही है, एक समाज को दूसरे समाज को लेकर। देख सकते हैं आप, तमाम तरह की हिंसाएं जन्म ले रही हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। अभी महाराष्ट्र के अंदर एक घटना हुई है जिसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, चोरी के भ्रम में गांव वाले और स्थानीय लोग पीट कर मार डाले हैं। अब उसके बाद जांच होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मूर्ख वो लोग होंगे जो इस बात को इस ढंग से कहे होंगे। यदि आपने भी वीडियो देखा होगा, वीडियो फुटेज, तो जब आपको पता है इस तरह के गतिरोध चालू हैं, तो पुलिस वाले को क्या ज़रूरत थी उसे बाहर लाकर जो है कि भीड़ को सौंपने की। आप देख सकते हैं कि पीछे से कोई लात मारा है पुलिसकर्मी, उसके बाद वो जाकर गिर गए हैं। मतलब आप इतना भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कोई साधु संत कौन है, चोर कौन है। ये जूना अखाड़े से लोग थे। 2 साधुओं को और एक ड्राइवर को मार दिया गया है। तो ये है देश किस तरफ जा रहा, देख सकते हैं। उसके बाद है, सारे विश्व को यह भी स्वीकार करना होगा कि वैश्विक स्तर पर साक्षरता दर भले ही बढ़ी हो, जाहिलियत अभी भी जीवित है और मानव जीवन को कभी भी संकट में डाल सकती है। इसलिए और भी क्योंकि अपने धर्म पंथ का सर्वश्रेष्ठ मानने और केवल अपने ही धर्म में सभी को लाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले हिंसा का सहारा लेने को सदा तैयार रहते हैं, वे इसे ईश्वरीय आदेश मानते हैं। इस समय जब भारत कोरोना से एकजुट होकर लड़ रहा है, तब तबलीगी जमात ने जो कहर ढाया उसकी चर्चा कोरोना के चिंताजनक प्रसार के साथ जुड़ गई है। यह स्पष्ट उजागर हुआ कि तबलीगी जमात के रूप में एक तबका ऐसा जो इस्लाम की दकियानुसा व्याख्या कर मुस्लिम समाज के समय के साथ आगे बढ़ने से रोकने का काम कर रहा है। इसे जमात के लोगों की ओर से इंदौर, मुरादाबाद समेत अन्य कई शहरों में जिस तरह डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले हुए अथवा उनसे बदसलूकी की गई या फिर उपचार से बचने की कोशिश की गई, उसे हठ, धर्मिता और धर्मांधता की शर्मनाक मिसाल कहा जाएगा। आज जानते हैं क्या ज़रूरत है, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं जो भारत के हितों की रक्षा के लिए दिन रात प्रे करते हैं, उनको आगे आना चाहिए और ऐसे जमातियों का, ऐसे उन्मादियों का विरोध करना चाहिए, अपनी बातें रखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत है। यदि एक हिंदू नेता बोलेगा तो धार्मिक हो जाएगा, उसे धार्मिक या सांप्रदायिकता का नारा देकर लोग तमाम तरह के एक दूसरे को कटाक्ष करने लगेंगे। पर जब एक मुस्लिम नेता, एक मुस्लिम प्रति जो रिप्रेजेंटेटर होता है, जब वो बातें कहेगा तो लोग उसकी बात मानेंगे। तो कहाँ गया देवबंद? अब फतवा जारी नहीं करेगा ऐसे लोगों के खिलाफ, कहाँ गया बताइए। गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश को यही समझाने में लगा दिया कि मेरा धर्म मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मेरे पड़ोसी का उसके लिए है। हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुसलमान अच्छा मुसलमान बने। हम इसे व्यवहार में नहीं ला पाए हैं। सामाजिक समरसता को ध्वस्त करने के जो प्रयास लगातार चलते रहते हैं, उससे कितने बड़े अनर्थ होते हैं। तबलीगी जमात का आचरण उसी का एक उदाहरण है। जैसे जैसे इस जमात के आचरण की परतें खुली हैं, वैसे वैसे पता चला है कि कैसे स्वार्थी और अज्ञानी तत्व मजहब के आधार पर मनुष्य को मनुष्य से अलग करने को ही जीवन लक्ष्य बनाकर विषमता का जहर बांटने में खपा देते हैं। जो जमात से परिचित नहीं है, उनका भी ध्यान निजामुद्दीन मरकज़ और उसमें भाग लेने वालों की ओर गया और मरकज़ के दौरान उसके आयोजकों को कोरोना को हंसी में
उड़ा देना, जमातियों का मस्जिदों में छिपना, पकड़े जाने पर क्वारंटाइन केंद्रों पर असभ्य व्यवहार लोगों के मानस पटल अंकित हो रहा है। मेरी चिंता उन बच्चों और युवाओं को लेकर है जो लॉकडाउन के समय अपने परिवार के साथ घरों में टीवी देख रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं कि इन सब चर्चाओं में आमुख समुदाय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। चर्चा में भारत विभाजन भी आता है, कश्मीर भी आता है और भविष्य की शंकाएं भी आती हैं। तबलीगी जमात के असामाजिक व्यवहार से जो दुर्भावना पैदा हो रही है, क्या वह देश के लिए आने अपनी नफरत एवं तहजीब के लिए जाने वाले मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का विषय नहीं है? यह पीड़ादायक है कि मुस्लिम समुदाय को एक मुखर वर्ग जमात की अज्ञानता और असामाजिकता की निंदा करने के स्थान पर प्रशासन और मीडिया पर अनर्गल आरोप लगाकर रूढ़िवादिता की ओर बढ़ावा दे रहा है। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र की समरसता और छीण होते देख रहे हैं, मगर यह तो समझ नहीं रहे या फिर जानबूझकर खाई को और भी बढ़ाने में किसी कारण से संलिप्त हैं कि इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच जो अविश्वास बढ़ रहा है वह भी भावी पीढ़ियों और देश के भविष्य के लिए घातक है। सारा देश कोरोना के विरुद्ध प्रधानमंत्री के साथ तन मन धन से एकजुट हो गया है, तब जमातियों ने इस प्रयास की सफलता को अनिश्चितता में डालकर संकट की स्थिति पैदा की। अभी भी उन्होंने अपनी हट धर्मिता छोड़ी नहीं है। मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोगों का समझना होगा कि किसी भी समुदाय में पिछड़ापन तभी आता है जब वह आंतरिक प्रेरणा, शिक्षा, कौशल प्राप्त करने की इच्छा शक्ति कुंठित कर दी जाती है। यह समझ सभी के लिए हितकारी होगी। समस्या का समाधान प्रारंभिक शिक्षा के रूप में बदलाव कर संभव है। राष्ट्र हित में हर बच्चे को सभी धर्मों के मूल तत्व बताए जाएं, सभी का सम्मान करने की आवश्यकता को अंतर्निहित कराया जाए। वे यह भी जाने कि कोई धर्म किसी से श्रेष्ठ नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।